गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले पार्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए थे और उसमें हमने एक हेडिंग डलवाया था नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट चार्ज। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा जगह पॉइंट चार्ज का यूज़ होता है और आगे आप कई ऐसे फार्मूलाज पढ़ेंगे जो पॉइंट चार्ज के लिए अलग हैं और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग हैं। इसलिए यदि कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है तो इस न्यूमेरिकल में ये पहचानना ज़रूरी है कि न्यूमेरिकल जिस चार्ज का हमें दिया गया है वो चार्ज पॉइंट है कि नहीं। यदि वो पॉइंट चार्ज है तो उसका फार्मूला दूसरा होता है और यदि कोई चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तो उसका फार्मूला दूसरा होता है। इसलिए हर न्यूमेरिकल में ये जानना ज़रूरी है कि हमको जो क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल दिया गया है वो पॉइंट चार्ज है कि नहीं। इसलिए ये अहम हेडिंग है ये जानना कि कोई भी चार्ज हमारे सामने दिया जाए तो हम पहचान लें कि वो पॉइंट चार्ज है कि नहीं। ये पहचानना न्यूमेरिकल के लिए और डेरिवेशन के लिए भी, एनालिसिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे कोई पूछे कि पॉइंट चार्ज कहते किसे हैं तो पॉइंट चार्ज को आप कई तरीकों से समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल कहीं रखा है और इस चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड कोई स्टडी हम किसी पॉइंट पी पर कर रहे हैं तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी या इस चार्ज की एनालिसिस हम जिस पॉइंट से कर रहे हैं, यदि वो पॉइंट चार्ज से इतना दूर हो कि इस डिस्टेंस के कंपेयर में इस चार्ज का साइज नेग्लिजिबल हो। यदि हम किसी चार्ज की एनालिसिस हम किसी ऐसे पॉइंट से कर रहे हो कि वो पॉइंट चार्ज से इतनी दूर हो कि उस डिस्टेंस के कंपेयर में चार्ज का साइज नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे कंडीशन में दिए गए चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, दिए गए चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मानते हैं। और जब भी पॉइंट चार्ज का कहीं केस आए तो पॉइंट चार्ज का शेप और साइज अनकंसिडरेबल होता है, इसका शेप साइज हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज को आप समझ सकते हैं। इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वह चार्ज, यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी कहीं रखा है और उस चार्ज की एनालिसिस या उस चार्ज से रिलेटेड कोई स्टडी हम ऐसे पॉइंट से कर रहे हैं कि उस पॉइंट से चार्ज के बीच का डिस्टेंस इतना हो कि इस डिस्टेंस के कंपेयर में यदि चार्ज की साइज नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे कंडीशन में इस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मानते हैं। और जब कोई चार्ज हम पॉइंट चार्ज मान लिए तो उसका शेप और साइज अनकंसिडरेबल होता है, उसका शेप और साइज हम कंसीडर नहीं करते हैं। अगला पॉइंट, टेस्ट चार्ज। देखिए, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज हो सकता है या किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, मान सकते हैं, बशर्ते वो एक कंडीशन को फॉलो करे। मान लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट किया है पहले से और ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो कोई भी यदि ऐसा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जिसके ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यह अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो या इसकी इंटेंसिटी इस फील्ड के कंपेयर में बहुत कम हो, ये फील्ड इसके कंपेयर में बहुत कमजोर हो, तो ऐसे कंडीशन में इस गिवन फील्ड के लिए इसे हम टेस्ट चार्ज, इस चार्ज को टेस्ट चार्ज मान सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्ट चार्ज का काम कर सकता है। तो कोई भी दुनिया का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसके ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में यदि नेग्लिजिबल है या बहुत कम है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए
इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम टेस्ट चार्ज मान सकते हैं और टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q0 से। ये कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई हमको कैलकुलेशन करना है, किसी क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि यदि आपसे कहीं कोई जानना चाहे कि किस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो आप बता दीजिए कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसके ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में यदि बहुत नेग्लिजिबल है, तो ऐसे कंडीशन में उस पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं और टेस्ट चार्ज को हम Q0 से डिनोट करते हैं। अब एक छोटा सा हेडिंग आता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको जो मैंने सिलेबस लिखवाया है उसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा गॉस थ्योरम, चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पांचवा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और छठवां चैप्टर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे लास्ट चैप्टर है डाई इलेक्ट्रिक, उसमें हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे और ढंग से डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ाया जाएगा कि ये मटेरियल क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, और भी डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी से लेकर के बहुत सारी हेडिंग है, सस्केप्टिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ है, तो हल्का सा हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बहुत छोटी सी चीज़ बताएंगे इस चैप्टर में, और डिटेल हम जब डाई इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताया जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, यदि आपसे कभी पूछा जाए तो आप जानते हो कि दुनिया में मटेरियल तीन ही होते हैं। एक कंडक्टर, यदि इलेक्ट्रिक कंडक्शन के आधार पर पूरी दुनिया के मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया जाए तो मटेरियल तीन ही टाइप के मिलेंगे, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमी कंडक्टर। ये तो आप जानते हो। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के आधार पर इस पूरे अर्थ प्लैनेट पर जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं वो तीन ही तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। इस पर हम लोग चर्चा करें। हम लोग जनरली इंसुलेटर के बारे में यही जानते हैं कि वे मटेरियल जो अपने भीतर से होकर आसानी से करंट का फ्लो नहीं होने देते हैं या जो करंट फ्लो का परमिशन नहीं देते हैं, उन्हीं मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। यानी वे मटेरियल जिनमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता, जिनसे होकर करंट फ्लो नहीं होती, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, या प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वाटर, ये सब इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोअर क्लास में भी पढ़े हो। अब जितने भी इंसुलेटर हमारे अर्थ पे हैं, उनमें से कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जिनमें खास तरह की प्रॉपर्टी होती है, खास तरह का गुण होता है। जितने भी इंसुलेटर हैं, मैं सभी इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ प्लैनेट पे जितने भी इंसुलेटर हैं उनमें से कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जिनको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो खुद तो चार्ज नहीं होंगे, लेकिन अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करते हैं। ऐसे जितने भी इंसुलेटर हैं उन सभी इंसुलेटर्स को ही हम डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। जैसे पेपर, माइका, वाटर एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे इंसुलेटर हैं जिनमें जो मैंने बताया वो गुण पाया जाता है। तो जितने भी इंसुलेटर में वो गुण पाया जाता है उन सारे इंसुलेटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। ऐसा नहीं है
कि दुनिया में जो 3 मटेरियल बताए गए हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इसके अलावा ये कोई चौथा मटेरियल ऐसा नहीं है। इंसुलेटर्स को ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, बशर्ते सभी इंसुलेटर्स को नहीं कहते हैं। वे इंसुलेटर जिसमें खास तरह का गुण हो। एक बार फिर सुन लीजिए, अर्थ प्लैनेट पे जितने भी इंसुलेटर हैं उनमें से कुछ इंसुलेटर ऐसे हैं जिनको यदि हम ले जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो खुद तो चार्ज नहीं होंगे लेकिन अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो ऐसे जितने इंसुलेटर हैं जिनके अंदर ये गुण पाया जाता है उन्हीं इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है पेपर, माइका, वाटर। यानी पेपर हो या माइका हो या वाटर हो, इनमें से किसी को भी यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दें तो ये खुद तो चार्ज नहीं होंगे, खुद तो इलेक्ट्रीफाई नहीं होंगे, लेकिन बिना इलेक्ट्रीफाई हुए अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे गुण रखने वाले जितने भी इंसुलेटर्स हैं उन्हीं इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। अब आइए बताते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, अभी मैंने बताया कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए तो वो चार्ज नहीं होंगे लेकिन अपने राउंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने का मतलब कि वो अपने चारों तरफ एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे इसको फिगर से समझा जाए, मान लीजिए हमने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, ये सपोज कर दीजिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब जो ही इस मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो खुद चार्ज तो नहीं होगा लेकिन अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने लगेगा जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगा। यानी इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हो तो वह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपने अराउंड एक्सटर्नल फील्ड के जिस फील्ड में रखे हो उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने लगेगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि यह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड को कमजोर कर रहा है, वीक कर रहा है, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जो इसके अपोजिट होगा तो इस पूरे रीजन में अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक एक्सटर्नल और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। इसलिए जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 यूनिट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 यूनिट, तो अब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो चूंकि दोनों अपोजिट है तो माइनस करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1 यूनिट, 8 यूनिट। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखे थे तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था 10 यूनिट, और जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने लगा जो इसके अपोजिट है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो गया। अब जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया इसमें से माइनस कर देंगे, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जब मटेरियल नहीं रखा गया था तो 10 यूनिट था, मटेरियल रखने के बाद 8 यूनिट हो गया। यानी इसको बहुत सरल भाषा में समझ सकते हो कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उस चार्ज द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देता है। अब कोई भी मटेरियल, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एयर के कंपेयर में, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हम एयर में रख दिए, तो एयर में जब हमने रखा तो उसने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया उसको मेजर कर लीजिए, और फिर उसी चार्ज पार्टिकल को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखिए और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम में वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसको मेजर कीजिए, तो आप पाएंगे कि वही चार्ज पार्टिकल एयर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखने पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एयर के कंपेयर में कमजोर कर दिया। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एयर के कंपेयर में कितने गुना कमजोर कर देता है, कितने टाइम्स वीक कर देता है, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं और इसे K से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया
कि द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81 या 80। मान लीजिए मैंने कहा कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। इसका मतलब हो गया कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम एयर में रखें तो एयर में वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उससे 80 गुना कम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वाटर में। यानी यदि कोई चार्ज पार्टिकल एयर में रखा गया है तो एयर में अपने अराउंड वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसका 80 टाइम्स कम इलेक्ट्रिक फील्ड या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा यदि उसको वाटर में रख दिया जाए। यानी वाटर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वह किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एयर के कंपेयर में 80 गुना कमजोर कर देगा। अब मान लीजिए कहा जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका इज 14। इसका मतलब हो गया कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को एयर में रखा जाए तो वह जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसका 14 गुना कम इलेक्ट्रिक फील्ड वो माइका के अंदर रखने पर क्रिएट करेगा। यानी चार्ज को जो ही हम माइका में रखेंगे चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एयर से 14 गुना कम हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ही ज्यादा होगा वह चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही कमजोर करेगा, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा वह किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही कम वीक करेगा। ठीक, अब यहां एक सिंपल सी चीज जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा कैसे होता है। यदि किसी रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ क्रिएट किए जाए, यदि कोई रीजन हो और उसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ क्रिएट किए जाए तो वह दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उन्हीं फील्ड के इंटरेक्शन के ड्यू टू फोर्स पैदा होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक चार्ज यहाँ रख दिया +Q1 और एक चार्ज यहाँ रख दिया मैंने -Q1। अब ये भी चार्ज है तो अपने राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये भी चार्ज है तो भी अपने राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस पूरे रीजन के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गए, एक इस चार्ज के ड्यू टू एक इस चार्ज के ड्यू टू। तो मैंने बताया है कि यदि किसी रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ क्रिएट किए जाए तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्शन होता है और उसी इंटरेक्शन के ड्यू टू फोर्स पैदा होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और यही इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो इन चार्जेस ने जो अपने राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, ये फील्ड जितना ही स्ट्रांग होगा इंटरेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, इनके बीच फोर्स उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यदि ये दोनों चार्ज अपने राउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जितना ही वीक होगा इंटरेक्शन फील्ड में उतना ही कम होगा, उनके बीच फोर्स उतना ही कम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने दो चार्ज लिए, एक +Q1 और एक -Q2, इनको r डिस्टेंस पर रख दिए एयर में। अब इनके बीच कितना फोर्स लगा इसे हम लोग मेजर कर लिए। फिर इन्हीं दोनों चार्जेस को हम वाटर में रख दिए, चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है। अब ये दोनों चार्ज पहले एयर में रखे गए थे, अब यही दोनों चार्ज उतने ही डिस्टेंस पर वाटर में रखे गए। अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको मेजर किया जाए तो हम ये पाएंगे कि जब एयर में हम रखे थे तो इनके बीच जितना फोर्स लग रहा था वाटर में वो फोर्स 80 गुना कम हो गया। जितना एयर में एक दूसरे पर ये फोर्स लगा रहे थे उसका 80 टाइम्स अब कम फोर्स लगा रहे हैं जब इन्हें वाटर में रखा जा रहा है। आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप सीधा बताइए कि वाटर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। जो ही इन चार्जेज को हमने वाटर में रखा, वाटर ने क्या किया कि इन चार्जेज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को 80 गुना कमजोर कर दिया, और जब इन चार्जेज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 80 टाइम्स वीक हो गया तब फील्ड में इंटरेक्शन भी 80 गुना कम हो गया। और मैंने बताया है कि जब दो फील्ड में
फील्ड वीक हो जाएंगे, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी कमज़ोर हो जाएगा। यही वजह है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को एयर के बजाय किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कमज़ोर कर देता है, जिससे फील्ड में इंटरेक्शन कम हो जाता है और फोर्स कम पैदा होता है। अब जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ही ज़्यादा होगा, वह चार्जेस के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही कमज़ोर करेगा, उनके बीच लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा। जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि जैसे NaCl है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl नमक है, अब इनको यदि पानी में डाल दीजिए तो नमक घुल जाता है। आप देखे होंगे कि यदि नमक को पानी में डाल दिया जाए तो घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा? कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, दोनों अपने राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हैं और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के ड्यू टू इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन जो ही सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डालते हैं तो वाटर क्या करता है कि सोडियम और क्लोराइड के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत कमज़ोर कर देता है, और जब फील्ड कमज़ोर हो जाएगा तो इन फील्ड के बीच इंटरेक्शन कम होगा और उसी इंटरेक्शन के ड्यू टू फोर्स कमज़ोर हो जाता है। और जब फोर्स कमज़ोर हो जाएगा सोडियम और क्लोराइड के बीच, तो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूलर एजिटेशन होते हैं, जिसको हलचल कहते हैं, वो हलचल इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है, क्योंकि वाटर ने ऑलरेडी सोडियम और क्लोराइड के बीच के जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसको 80 गुना तो कमज़ोर कर दिया। अब फोर्स बहुत कम रह गया और वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूलर एजिटेशन होते हैं, हलचल होती है, वो हलचल इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ देती है और ये अलग अलग हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व हो गया, यानी घुल गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा किस वजह से होता है। जब एक ही रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए जाते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उन्हीं इंटरेक्शन के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है। अब एक ही रीजन में हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, अब वो फील्ड यदि स्ट्रांग होंगे तो उनमें इंटरेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा और उनके बीच लगने वाला फोर्स भी स्ट्रांग होगा। यदि किसी रीजन में हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हैं, तो इंटरेक्शन भी कम होगा, उनके बीच फोर्स भी कम होगा। और ये तो हमने बताया। दूसरी चीज़ हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का रोल क्या है, कि जब दो चार्ज पार्टिकल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रखते हो तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कमज़ोर कर देता है, जिससे इनके ड्यू टू लगने वाला फोर्स कम हो जाता है इंटरेक्शन कम होने के कारण। तो ये जनरल नॉलेज के तौर पर हमेशा दोनों बातें याद रखना। पहला कि एक ही रीजन में यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए जाएं तो दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसी इंटरेक्शन के ड्यू टू दोनों चार्ज के बीच फोर्स पैदा होता है। एक बात तो याद रखना। और दूसरी बात याद रखना कि यदि दो चार्ज पार्टिकल को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम रख दें तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कमज़ोर कर देता है, जिससे चार्ज के बीच इंटरेक्शन कम हो जाता है और उनके बीच लगने वाला फोर्स भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ जो चैप्टर है उसका पार्ट ए इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट हो गया। अब अगली हेडिंग, अगला पार्ट लिखिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए। देखिए, कूलम ने ये बताया कि यदि दो पॉइंट चार्ज रेस्ट में हो, यानी कूलम्स लॉ तभी वैलिड है जब दोनों चार्ज पॉइंट हो और रेस्ट में हो। यदि दो चार्ज पॉइंट ना हो तब भी कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, और यदि दोनों चार्ज पॉइंट हो रेस्ट में ना हो तब भी कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। यानी कूलम्स लॉ केवल उसी जगह यूज करना जहां दो चार्ज हो, दोनों पॉइंट हो और दोनों रेस्ट में हो। तो कूलम साहब ने यही बताया कि दो पॉइंट चार्ज हो, दोनों रेस्ट में हो, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वह दो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। एक
दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा इनके बीच लगने वाला फोर्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कूलाम साहब ने ये बताया कि दो पॉइंट चार्ज जो रेस्ट में है इनके बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एफ इज डायरेक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या यहाँ पर प्रोपोर्शनल की जगह यदि हम इज इक्वल टू लगाए तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहाँ कूलाम ने कांस्टेंट दिया था 4 पाई एप्साइलन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्साइलन नॉट या एप्साइलन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बार इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे देखिए कि बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस कूलम्स प्रेडिक्टेड ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस in rest state. According to this law, the electric force between 2 point charges at rest is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर सुन लो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, याद रखना स्थिर हो और बिंदु हो, ये नहीं कहेंगे तो कूलम सलाह गलत हो जाएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। और इसको लिखकर ये फार्मूला बना लीजिए। ये जो फार्मूला आया इससे किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी 2 पॉइंट चार्ज रखे हो, उनके बीच चाहे अट्रैक्शन निकालना हो चाहे रिपल्सन निकालना हो, इसी फार्मूले से निकलेगा। जहाँ पे ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसलिए कोई भी 2 पॉइंट चार्ज रखे हो, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हो, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स इसी फार्मूले से निकालना। जहाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा। अब कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें देख ली जाए। जैसे पहली चीज, यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे। अभी आप पढ़े हो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर। अब यदि इसका डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो न्यूटन का डायमेंशन होगा mLT-2 और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर और कूलाम का AT जानते हो, तो कूलाम स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या मैग्नीट्यूड तो ये मैंने बताया है 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, वन बाई 4πε0 में ये जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ε0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहीं से कभी कभी ε0 की यूनिट पूछ दी जाती है, तो ε0 की यूनिट ये बता देना, और यदि जो 1/4πε0 की यूनिट है उसी का उल्टा कर दोगे तो ε0 की यूनिट आ जाएगी। अब ε0 का डायमेंशन पूछा जाए तो कूलम स्क्वायर का हो गया a²t² और न्यूटन का mL/t-2 और मीटर स्क्वायर का L²। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका डायमेंशन आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ये जान लीजिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ 2 पॉइंट चार्जेस are placed at distance r in air vacuum, then यदि 2 पॉइंट चार्ज एयर में रखे गए हों r डिस्टेंस पर, तो इनके बीच यदि फोर्स निकालना हो तो F0 से फोर्स लिखेंगे। यदि 2 पॉइंट चार्ज एयर में या वैक्यूम में रखे गए हों तो उनके बीच जो फोर्स पूछा जाए तो उसको F0 से लिखना, और फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन जब वही दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में न रखे किसी मीडियम में रखे गए हों या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर रखे गए हों, if charges are placed in a dielectric medium, then the force between them will be। तो यदि वही दोनों चार्ज यदि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को तब F से लिखेंगे आप। यदि यही चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे गए हों तब उनके बीच के फोर्स को F0 से लिखेंगे। लेकिन जब चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे गए हों तब फोर्स को F0 से ना लिख के F से लिखेंगे, और तब फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तब डालना पड़ेगा, यहाँ केवल ε0 था और यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों याद रखना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल अलग अलग तरह के होते हैं। तो यदि 2 पॉइंट चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे गए हों, उनके बीच यदि फोर्स निकालना हो तो फार्मूला ये है, और फोर्स को F0 से लिखना। यदि वही दोनों चार्ज एयर के बजाय किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रखे गए हों तो उनके बीच फोर्स निकालना हो तो F से, और फार्मूला इसकी बजाय ये होगा जहाँ K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब वो जिस भी मटेरियल में रखे गए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है ये हर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, लेकिन फार्मूला ये लगेगा। पॉइंट नंबर 4, अभी आप पढ़े हो F0 = 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
और अभी मीडियम के लिए पढ़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। यह जो आपका फार्मूला है इसको आप चाहें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन केवल लिख सकते हैं इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के की जगह एप्सिलॉन लिख सकते हो, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट के की जगह मैंने एप्सिलॉन लिख दिया। तो ये खुद में एक फार्मूला है। एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, और हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और के को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको इसकी वैल्यू तो मैंने बताया है 8.85 इंटू 10⁻12, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए। अब बचे 2, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का दिया रहेगा तो उसकी परमिटिविटी पूछ देगा, परमिटिविटी दिया हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ देगा। तो एक छोटा सा सवाल इस पर आता है, तो एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इसको याद रखिएगा। पांचवी चीज, रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका डेफिनेशन बता दीजिए कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाई एप्सिलॉन आर। डेफिनेशन इसको लिख लीजिए, बता दे रहा हूं। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज डिनोटेड बाई एप्सिलॉन आर। इसको यदि हिंदी में लिखिए, परमिटिविटी का मतलब होता है वैद्युतशीलता। अब यदि हिंदी में इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इसको हिंदी में तो कहेंगे सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता परिभाषा हो जाएगी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं और इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के बाकी जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।